Welcome in our YouTube channel Commerce Fundamental। आज का जो टॉपिक रहेगा वो है बेसिक ऑफ अकाउंटिंग। किसी भी बिजनेस का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंटिंग करने का वो रहता है टू असर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस पता करने के लिए बिजनेस को यहाँ पर देर आर टू बेसिस ऑफ ascertaining profit and loss of the business. What are the two? Cash basis of accounting and accrual basis of accounting. Cash basis of accounting और accrual basis of accounting. इन दोनों को करने से पहले हम कुछ बेसिस पता कर लेते हैं। ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है, प्रीपेड एक्सपेंडिचर क्या है और accrual इनकम क्या है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस are those expenses which are benefit is taken but payment is not made। आउटस्टैंडिंग खर्चे वो खर्चे हैं जिनका बेनिफिट हमने ले लिया है पर अभी तक पे नहीं किया है। जैसे कि मान लीजिए आप अपना घर बनवाते वक्त आप एक लेबर को बुलाते हैं और उस लेबर का जो पेमेंट है आप उसी दिन नहीं करते, पर डे के बेसिस पे नहीं करते, पर कुछ टाइम बाद करते हैं। इस प्रकार की पेमेंट को हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहेंगे जिनका बेनिफिट तो ले लिया गया है बट पेमेंट अभी नहीं की गई है। इसको किसी और एग्जांपल से भी समझा जा सकता है। जैसे मान लीजिए आप एक बिल्डिंग को रेंट पर लेते हैं। अगर बिल्डिंग रेंट पर लेते हैं जो रेंट पूरे साल का 12,000 रुपये है, 1,000 रुपये पर मंथ, बट आप जो है इस साल में हमने सिर्फ 10,000 ही पे किया है, तो जो आपका 2,000 रुपया है वो आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहलाएगा, जिनका आपने बेनिफिट तो ले लिया है। आप उस 2 महीने के लिए उस बिल्डिंग में रहे हैं, आपने उसको इस्तेमाल किया है, पर आपने अभी तक उसको पे नहीं किया है। ऐसे खर्चे को हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहेंगे। इसके अलावा हमारे पास है प्रीपेड एक्सपेंडिचर। प्रीपेड एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर विच आर पेड इन एडवांस एंड बेनिफिट इज नॉट टेकन। ये वो खर्चे हैं जिनका आपने बेनिफिट अभी तक नहीं लिया है पर आपने पहले से ही उसको पे कर दिया है। जैसे मोबाइल में करवाया जाने वाला रिचार्ज, आप पहले पे करते हैं, बाद में उसका बेनिफिट लेते हैं। जिस तरह से आप जो पहले वाले एग्जांपल है हम उसी को एक बार रिपीट करें। मान लीजिए आपने एक बिल्डिंग रेंट पे ले रखी है, उसका पर मंथ का जो रेंट है वो 1,000 रुपये है, बट आप बिल्डिंग को रेंट पर लेते वक्त ही आपने 15,000 रुपये दे दिए हैं। देखा जाए 12,000 रुपये जो 1 साल के रहेंगे और जो 3,000 रुपये हैं वो आपने नेक्स्ट ईयर के भी दे दिए हैं। जो 3,000 रुपये हैं वो आपका प्रीपेड एक्सपेंडिचर है। इसके अलावा हमारे पास अक्रूड इनकम। वो इनकम है जो आपसे बिलोंग करती है, जो आपने कमा ली है पर अभी तक आपको वो रिसीव नहीं हुई है। ऐसी इनकम को आप अक्रूड इनकम कहेंगे। अक्रूड इनकम इज दैट इनकम which you have earned but not received, means income which belong to you but not received from you। इसको इस तरह से समझा जा सकता है, जैसे मान लीजिए आपने किसी को ब्याज पर पैसे दिए। ब्याज पर पैसे देने का मतलब है आपने किसी को एडवांस दिया, आपने किसी को लोन दिया। वो उसके लिए तो लोन है बट आपके लिए एडवांस है। आपने किसी को एडवांस दिया और जो इंटरेस्ट रेट है वो आपने डिसाइड कर लिया है। आपको 1 साल होने के बाद आपको इस पर इंटरेस्ट मिलना चाहिए था बट नहीं मिला है, तो वो आपका जो इंटरेस्ट होगा वो आपकी अक्रूड इनकम होगी। वो आपने अर्न कर लिया है बट आपको रिसीव नहीं हुआ है। इसको हम इन्वेस्टमेंट के जरिए भी समझ सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई पैसा इन्वेस्ट किया कहीं पर, आपने शेयर खरीदे या फिर कुछ और, इस पर जो आपको इंटरेस्ट अक्रूड होना था, आपको इंटरेस्ट रिसीव होना था, वो आपको इंटरेस्ट अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। अगर वो आपका इंटरेस्ट रिसीव नहीं हुआ है तो ये इंटरेस्ट आपके लिए अक्रूड इनकम कहलाएगा। ये तीनों कॉन्सेप्ट समझने के बाद अब आप समझ सकते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अंडर दिस इनकम are not recorded unless they are not received in cash. Similarly, expenses are only recorded when they are paid in cash. Cash basis of accounting
इस तरह के बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम एक्चुअल कैश और एक्चुअल कैश रिसीव्ड को ही बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं। दोज ट्रांजेक्शन विच आर नॉट इन कैश विल नॉट बी रिकॉर्ड एट ऑल और जस्ट इग्नोर्ड। ऐसी कोई भी ट्रांजेक्शन जो कैश में नहीं हुई है हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ऐसी सभी ट्रांजेक्शन जो कैश में हुई है उसी को हम बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे। इस तरह से जो एक्चुअल में कैश रिसीव हुआ है और एक्चुअल में पेमेंट हुई है उसी के बेस पर हम इनकम को कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। मीन्स दोज एक्सपेंसेस पेड इन कैश लाइक वेजेस, सैलरी, रेंट, इस तरह से ही हम प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। ऐसा कोई भी खर्चा हम जो अभी तक नहीं दिया गया, जिसकी पेमेंट नहीं की गई, यानी क्रेडिट ट्रांजैक्शन को अब रिकॉर्ड हम नहीं करेंगे। इस तरह की बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में अनदर वर्ड क्रेडिट ट्रांजैक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल एंड इग्नोर टिल कैश एक्चुअल रिसीव्ड और पेड टू देम। जो ट्रांजैक्शन में हमने कैश रिसीव नहीं किया और पेड नहीं किया उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इस तरह की जो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है वो नॉर्मली डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट यूज़ करते हैं। एडवांटेज ऑफ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। और फर्स्ट एडवांटेज, दिस मेथड इज़ वेरी सिंपल एंड रियलिस्टिक। ये मेथड बहुत ही आसान है और रियलिस्टिक है। दूसरा हमारे पास रहेगा, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड द एस्टिमेशन ऑफ पर्सनल जजमेंट। पर्सनल जजमेंट की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं रहती। इससे पहले ये क्या है हम एक और जान लेते हैं पर्सनल जजमेंट क्या होता है। पर्सनल जजमेंट का मतलब है किसी चीज़ को पर्सनली तौर पर मानना, उसकी एजम्पशन बनाना और उसको उसी तरह से इस्तेमाल करना जैसे हम चाहते हैं। जैसे दो पर्सन में हो सकता है किसी एक बात को लेकर मतभेद हो और दोनों ही पर्सन एक ही काम को अलग अलग तरीके से करना चाहते हो। जिस तरह से डेप्रिसिएशन को चार्ज करना, मान लीजिए एक जो अकाउंटेंट है वो डेप्रिसिएशन को कॉस्ट मेथड से इस्तेमाल करना चाहता है, दूसरा मेथड जो है वो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से इस्तेमाल करना चाहता है। ये दोनों बातें दोनों पर्सन की अलग अलग पर्सनल अजम्पशन पर, पर्सनल जजमेंट पर डिपेंड करेंगी। तो हमारे पास जो कैश बेसिस अकाउंटिंग है इसमें कैश आया है तो ही हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, अगर कैश नहीं आया तो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इस तरह से कह सकते हैं यहाँ पर पर्सनल जजमेंट के लिए कोई भी जगह नहीं है। तीसरा, इट इज़ सुटेबल फॉर दोज बिजनेस इंटरप्राइज विच आर मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन आर कैश। ये सिर्फ उन्हीं इसी तरह के बिजनेस के लिए काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कैश में ट्रांजैक्शन होती है, अक्रूवल बेसिस पर ट्रांजैक्शन या फिर क्रेडिट बेसिस पर ट्रांजैक्शन नहीं होती है। इसके अलावा कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं हमारे पास कैश बेसिस अकाउंटिंग की। क्या डिसएडवांटेज है? सबसे पहले, इट डज नॉट गिव द ट्रू एंड फेयर। अकाउंटिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव रहता है वो बिजनेस में ट्रू एंड फेयर पोजीशन पता करना है, यानी सच्ची पोजीशन का पता करना है। मान लीजिए आप इस साल जो है सेल तो बहुत करते हैं बट आपको कैश रिसीव नहीं होता, आपका प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए बट कैश रिसीव ना होने की वजह से आपका प्रॉफिट नज़र नहीं आ रहा, तो आप ये कहेंगे कि आपका जो प्रॉफिट है वो एक्चुअल प्रॉफिट नहीं दिखाई दे रहा। तो सबसे पहली डिसएडवांटेज ये है, इट डज नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द इंटरप्राइज बिकॉज इट इग्नोर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को इग्नोर करता है। जिस तरह से मान लीजिए जो खर्चे आपके हैं, आपने इस साल का रेंट 12,000 देना था, वो आपने नहीं दिया, सिर्फ 10,000 दिया है। आप उस 2,000 खर्चा जो इस साल का है आप उसको इग्नोर कर देते हैं और जो इनकम आपको रिसीव नहीं हुई है आप उसको भी इग्नोर कर देते हैं। जो अक्रूड इनकम जो आपकी रिसीव नहीं हुई है उसको भी इग्नोर कर देते हैं और प्रीपेड खर्चे जो अगले साल से बिलोंग करते हैं वो भी आप उसको इग्नोर कर देते हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं अकाउंट में ट्रू एंड फेयर व्यू जो है वो दिखाई नहीं देता। इसके अलावा देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ प्रॉफिट इन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ पर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर अकाउंट को मैनिपुलेट, छेड़छाड़ की जा सकती है। तो यहाँ पर ये जो इनकम है पोस्टपोन की गई है या फिर हमें पहले रिसीव हुई है, इस वजह से यहाँ पर बहुत मुश्किल हो जाएगा कि ट्रू एंड फेयर पोजीशन का पता करना, मैनिपुलेट किया जाना। इसके अलावा कंपनी एक्ट 2013 जो है इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता। कंपनी हमारे इंडिया में एक कंपनी एक्ट 2013 है, हर प्रकार की कंपनी को कंपनी एक्ट 2013 के जो प्रोविजंस है उनको फॉलो करना पड़ता है अपने अकाउंट को बनाने के लिए। अगर
हम कैश बेसिस अकाउंटिंग करते हैं तो कंपनी एक्ट 2013 इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है। इसके अलावा इट डज नॉट फॉलो द मैचिंग कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। फॉर एग्जांपल, अब मैचिंग कॉन्सेप्ट है क्या? मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है जिस साल की इनकम जो है हमारे पास, वो उस साल के खर्चों में से ही पूरी होनी चाहिए। ये कहता, फॉर एग्जांपल, acquisition of goods will have to be treated as expenses of the period of which payment is made instead of period of which benefit are to be derived from them। अब यहाँ पर कहता है कि हमारे पास जो एक्विजिशन किया है हमने किसी गुड्स का, विल बी ट्रीटेड एज एक्सपेंसेस। आपने किसी गुड्स को एक्विजिशन करने में, उसको हासिल करने में जो खर्च किया है, वो उसी पेमेंट की, उसी टाइम की एक्सपेंसेस माना जाएगा विच पेमेंट इज मेड, जिस समय में आपने पेमेंट किया है, पीरियड ऑफ विच बेनिफिट आर डिराइव्ड फ्रॉम देम, और उससे आपने बेनिफिट भी लिया है। इसको आप आसानी से समझ सकते हैं अगर आप यहाँ पर पहले देख लें मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग है क्या। मैचिंग प्रिंसिपल में सबसे पहले, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट इट इज डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन ऑल कोस्ट विच आर अप्लीकेबल टू रेवेन्यू। ऑल कोस्ट रेवेन्यू के जो अप्लीकेट करती हो, अप्लाई होती हो। रेवेन्यू का मतलब होता है हमारा इनकम और कॉस्ट का मतलब होता है एक्सपेंसेस। फॉर विच पीरियड शुड बी चार्ज अगेंस्ट द रेवेन्यू। मान लीजिए आपका जो साल है 2000, आपका जो साल है मान लीजिए 2020-21 है। इस 20-21 के दौरान जो आप इनकम कमाएंगे, जो रेवेन्यू कमाएंगे, उसके अगेंस्ट जो आपने कॉस्ट इंकर की है वो एक दूसरे से मैच होनी चाहिए। यहाँ पर कहता है बिजनेस ऑपरेशन ऑफ ऑल कोस्ट विच आर अप्लीकेबल टू रेवेन्यू। जो आपकी कॉस्ट है वो रेवेन्यू के अप्लीकेबल होनी चाहिए। फॉर पीरियड शुड बी चार्ज अगेंस्ट द रेवेन्यू, और वो कॉस्ट उसी पीरियड के अगेंस्ट चार्ज होगी। मान लीजिए आपने खर्च किया है रेंट, रेंट आपने दिया है 10,000 रुपये, एक्चुअल रेंट जो था 12,000 रुपये था। तो जो ये कॉस्ट है वो कितनी चार्ज होनी चाहिए? 12,000 इस रेवेन्यू के अगेंस्ट चार्ज होनी चाहिए, ना कि 10,000 रुपये। 10,000 रुपये चार्ज नहीं होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो एक्सपेंसेस हैं वो चाहे वो पेड हैं या नहीं है, नॉट पेड, तो वो उस चार्ज होने चाहिए थे। ये हमारा मैचिंग प्रिंसिपल कहता है। और अगर ये मैचिंग प्रिंसिपल कॉस्ट पे कैश बेसिस अकाउंटिंग में करें तो ये हमारा लागू नहीं हो पाएगा। तो इसके अलावा फॉर मैचिंग कॉस्ट एंड रेवेन्यू फर्स्ट, हमें मैचिंग करने के लिए कॉस्ट और रेवेन्यू को फर्स्ट रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, हमें रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। देन द कॉस्ट इंकर्ड ऑन जनरेशन रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, और उसके बाद हमें जो कॉस्ट जनरेट की है उसके लिए वो भी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास था। तो इस तरह से हमारे पास मैचिंग जो प्रिंसिपल है वो करना पड़ता है। फॉर मैचिंग कॉस्ट मैं दोबारा से बता देता हूँ, फॉर मैचिंग कॉस्ट एंड रेवेन्यू फर्स्ट रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एंड देन कॉस्ट इंकर्ड ऑन जनरेटिंग रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। पहले हम ये पता करेंगे जो हमने कॉस्ट एंड रेवेन्यू करना है, फर्स्ट हम पता कर लेंगे रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज, हमारी इनकम इससे कितनी होगी, और जो इनकम हुई है उसको कमाने के लिए हमने खर्चा कितना किया है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, मान लीजिए आप कोई रेवेन्यू करते हैं, आपको पता है रेंट देकर या फिर इस बिल्डिंग को इस्तेमाल करके आप यहाँ पर 1,00,000 रुपये कमाएंगे। बट 1,00,000 रुपये कमाने के लिए आपको कितना बिल्डिंग पे खर्चा करना पड़ेगा? इसको 12,000 खर्चा करना पड़ेगा। जो आपने 10,000 पेड किया है उसको हम खर्चा नहीं मानेंगे, बट जो एक्चुअल में खर्च करना चाहिए था उसको हम खर्च मानेंगे। यही है हमारा मैचिंग प्रिंसिपल। तो जो हमारा कैश बेसिस अकाउंटिंग है उसमें मैचिंग प्रिंसिपल को टोटली इग्नोर करता है। इस वजह से ये हमारे लिए ट्रू एंड फेयर पोजीशन को बिजनेस की नहीं बता पाता। इसके अलावा इसके बाद हम करते हैं अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ पर समझने वाली बात यह है, अक्रूवल इनकम और अक्रूवल बेसिस ये दोनों अलग अलग बातें हैं। अक्रूवल इनकम का मतलब है कि हमारे पास जो इनकम, ऐसी इनकम जो हमने कमा तो ली है बट हमें रिसीव नहीं हुई, और ऐसी अक्रूवल बेसिस का मतलब ये है कि ऐसा बेस ऑफ अकाउंटिंग, ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम और अकाउंटिंग मेथड जिसमें जो पेमेंट हुई है या नहीं हुई है, पेमेंट रिसीव हुई है या नहीं हुई है, हमारे पास जिनका बेनिफिट लिया गया है,
चाहे वो खर्चे हों चाहे एक्सपेंसेस हो, उन दोनों को ही रिकॉर्ड किया जाएगा। तो हमारे पास अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में अंडर दिस बेसिस इनकम आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर अर्नड और अक्रूड इन रिस्पेक्ट टू द फैक्ट कैश इज रिसीव्ड और नॉट। चाहे वो कैश रिसीव हुआ हो या कैश रिसीव ना हुआ हो, अगर इनकम जनरेट हुई है तो बेशक रिसीव हुई हो या ना हुई हो, हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। अब ये कह सकते हैं एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड, जिस तरह से हम कह सकते हैं रेंट ड्यू है, जिनका बेनिफिट ले लिया उसको पे करेंगे, पे नहीं किया है उसको हम खर्चों में जोड़ेंगे। तो प्रीपेड एक्सपेंडिचर, एडवांस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर, प्रीपेड एक्सपेंडिचर, इनकम रिसीव्ड एंड एडवांस, अक्रूड इनकम, इन सभी को इस मेथड में हम कंसीडर करेंगे। तो हमारे पास इसकी कुछ एडवांटेजेस है। सबसे पहले एडवांटेज है, जो एडवांटेज कहलाएगी, इट इज डिस्क्लोज द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड एंड आल्सो डिफेक्ट ट्रू फाइनेंशियल, डिपिक्ट है यहाँ पर, ये डिपिक्ट आना चाहिए था, डिपिक्ट ट्रू एंड फाइनेंशियल, ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एट द एंड ऑफ द पर्टिकुलर पीरियड बिकॉज इट टेक इनटू अकाउंट ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू दी। यहाँ पर ये कहता है कि हमारे पास ये ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन को यहाँ प्रेजेंट करेगा। ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब ये है कि हमारे पास जो अकाउंटिंग पीरियड, एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर जो भी हमारे पास हम ट्रांजैक्शन करेंगे उससे ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन पता चलेगी, क्योंकि हम सभी को कंसीडर कर रहे हैं, चाहे वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, प्रीपेड एक्सपेंडिचर है, या फिर हमारे पास अक्रूल इनकम है, यानी इनकम रिसीव्ड जो हो चुकी है एडवांस में, उसको हम इनकम नहीं मानेंगे। जो एक्सपेंसेस हमने पे नहीं किए हैं उसको हम एक्सपेंसेस मानेंगे, जो इनकम रिसीव नहीं हुई है उसको हम इनकम मानेंगे। तो हमारे पास इस तरह से, जैसे एक किराने की दुकान चलाने वाला पर्सन, अगर आप उस पर उधार पर सामान खरीदते हो तो वो आपको उसी दिन इनकम मान लेता है जिस दिन उसने सामान को बेचा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो अकाउंटिंग की जाएगी वो अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की जाएगी। इसके अलावा कह सकते हैं इट फॉलो द मैचिंग प्रिंसिपल, जो अभी हमने किया था ये मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो भी करता है। और देयर इज ए कंसिस्टेंस ऑफ कंप्यूटिंग ऑफ प्रॉफिट डिफरेंट ईयर ऑफ अक्रूवल बेसिस। अब हमारे पास यहाँ पर ये बिल्कुल डिफरेंस जो है करना काफ़ी आसान हो जाता है। मान लीजिए 2011-12 जो हमने इनकम कमाई सिर्फ उसी साल में लेंगे, चाहे रिसीव हुई है या नहीं। अब 2012-13 की जो इनकम होगी वो 2011-12 की इनकम से बिल्कुल अलग रहेगी। इससे हमें 2 सालों की इनकम को डिस्टिंग्विश करना, डिफरेंस पता करना भी काफ़ी आसान हो जाता है। इसके अलावा हम कह सकते हैं इट रिकग्नाइज बाय द इनकम, जो कंपनी एक्ट 2013 से ये रिकग्नाइज्ड भी है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज की। जो कैश बेसिस अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है उसके अंदर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के कंपैरिजन में काफ़ी कम डिसएडवांटेज है। जैसे इट इज़ नॉट ए सिंपल बेसिस अकाउंटिंग, यहाँ पर जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है यहाँ पर थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो रूल हैं वो अप्लीकेबल जो हो रहे हैं, डबल एंट्री सिस्टम के जो रूल हैं वो सारे यहाँ पर लागू होंगे। और यहाँ पर कह सकते हैं इसको काफ़ी बार यूज़ करते वक्त हम पर्सनल जजमेंट का भी इस्तेमाल करते हैं। पर्सनल जजमेंट के बारे में भी हमने बात की थी। तो अब हम ये बात देख लेते हैं कि दोनों टाइप के अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। जो कैश बेसिस अकाउंटिंग है, बेसिस ऑफ डिस्टिंग, कैश बेसिस अकाउंटिंग, अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग, अब दोनों में क्या डिफरेंस है देख लेते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन, कैश बेसिस अकाउंटिंग में हम सिर्फ कैश बेसिस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग में हम ऑल कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। टाइमिंग ऑफ रिकॉर्ड ऑफ इनकम, टाइमिंग्स हम कब रिकॉर्ड करेंगे, कैश बेसिस अकाउंटिंग में जब वो कैश में एक्चुअल में रिसीव हो जाएगी तभी रिकॉर्ड करेंगे। बट यहाँ पर अक्रूवल बेसिस में चाहे वो ऑल टाइप ऑफ इनकम विच इज़ वेदर रिसीव्ड और कैश और नॉट, दोनों को हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। दूसरा है टाइमिंग ऑफ एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस की बात करें एज पर द बेसिस, कैश बेसिस अकाउंटिंग में दोज रिकॉर्ड को ही हम दोज ही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे विच आर पेड इन कैश। बट अक्रूवल बेसिस में हम ऑल टाइप ऑफ एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करेंगे चाहे वो कैश में है या नहीं है। जो हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंडिचर, अक्रूवल इनकम, इनकम रिसीव्ड एंड एडवांस, कैश बेसिस अकाउंटिंग में इनका यूज़ नहीं किया जाएगा। बट अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग में इस सभी ट्रांजैक्शन को हम यहाँ कंसिडरेशन में लेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। लीगल पोजीशन देखें तो हमारे पास कैश बेसिस अकाउंटिंग जो है वो
कंपनी एक्ट 2013 के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, बट अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग रिकॉग्नाइज्ड है। असरटेनमेंट ऑफ करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस, हम अगर असरटेन करना चाहते हैं करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस तो कैश बेसिस अकाउंटिंग में ये पॉसिबल नहीं है, बट अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग में हम असरटेन कर सकते हैं करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस क्या रहेगा। सूटेबिलिटी देखें तो कैश बेसिस अकाउंटिंग जो डॉक्टर लॉयर प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, बट जो हमारे पास अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग हर टाइप के बिजनेस के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो ये हमारे पास थे डिफरेंस कैश बेसिस अकाउंटिंग और अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के लिए। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड द लास्ट, हाइब्रिड और मिक्स्ड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। हाइब्रिड में और मिक्स बेसिस अकाउंटिंग को दोनों ही टाइप के अकाउंट, ये वो जो कैश बेसिस अकाउंटिंग है और अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग है, दोनों को मिलाकर बनाया गया है। तो हम कह सकते हैं दिस इज द बेसिस अकाउंटिंग इज मिक्स्ड ऑफ कैश बेसिस अक्रूवल बेसिस अंडर हाइब्रिड कैश ऑफ अकाउंटिंग। रिवेन्यू, ध्यान देने वाली बात है, रिवेन्यू एंड एसेट्स आर रिकॉर्डेड ऑन कैश बेसिस, इनको हम कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे। वेदर एक्सपेंसेस एंड लायबिलिटी आर रिकॉर्डेड ऑन क्रूअल बेसिस, और जो एक्सपेंसेस और लायबिलिटी होंगे उनको क्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे। यूजली प्रोफेशनल जो होते हैं, यूजली जो हमारे हाइब्रिड सिस्टम है जो अकाउंटिंग का, उसमें यूजली प्रोफेशनल पीपल लाइक सच ए डॉक्टर लॉयर इनको अडॉप्ट किया, ये अडॉप्ट करते हैं इस प्रकार की। और जो हम अकाउंट बनाते हैं ये अकाउंट कहलाता है हमारे पास रिसीट एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, रिसीट एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। ये कौन करते हैं? हमारे पास डॉक्टर है, लॉयर है, एट्सेट्रा। हाइब्रिड अकाउंटिंग जो है, हाइब्रिड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग जो है एक्सेप्टेबल है एंड अप्रूव्ड है, जो हमारे जजमेंट हैं और कोर्ट के द्वारा। दिस इज ऑल अबाउट द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन, एंड हम किसी और वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए थैंक यू।